हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दी फोकस एकेडमी। माई सेल्फ शुभम सिंह। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के कुछ चैप्टर्स के 1 मार्क आंसर क्वेश्चंस, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके टर्म 1 के एग्जाम के लिए। यस, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ने की जरूरत है आपको। यस, मैं सही बोल रहा हूं आपको। इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये जितने भी चैप्टर्स हैं, मैं कुछ चैप्टर्स डिस्कस कर देता हूं। मैं कौन से चैप्टर के आज एमसीक्यू क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फर्स्ट रियल नंबर, सेकंड पॉलिनोमियल, थर्ड लीनियर इक्वेशन, फोर्थ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिफ्थ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ट्राइंगल के ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी एज वेल एज स्टैटिस्टिक्स। इन चैप्टर्स के हम कोई 50 क्वेश्चंस की एक प्लेलिस्ट बना के इसके पूरे के पूरे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 1 मार्क के होंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स होंगे। ये आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द क्लास। फर्स्ट देखो, ऐसा नहीं है कि ये 1 मार्क के क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट के से मैं ये करवाने की कोशिश करूं, नहीं। ये आपके एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। मैं कोशिश करूंगा एमसीक्यू को टॉपिक से रिलेट करके टॉपिक को भी डिस्कस करूंगा, ठीक है, जितना ज्यादा हो सके। ठीक है, चलिए फर्स्ट पहला आ जाता है पॉलिनोमियल के। पहले 10 कुछ होंगे वो पॉलिनोमियल के होंगे, नेक्स्ट होंगे वो रियल नंबर, क्वाड्रेटिक, लीनियर के स्टार्ट होंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो होंगे 18 के बाद वो नेक्स्ट चैप्टर्स वाले होंगे, एक ही वीडियो में सारे के सारे कम। फर्स्ट एमसीक्यू बोलता है ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसको क्या बोलते हैं। पहले तो हमें यह पता होना चाहिए पॉलिनोमियल होती कौन सी है। ax² प्लस bx प्लस c, तो जो भी डिग्री 2 होगी उसको बोलते हैं विच इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पे लिखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये बस आपको ऐसे ही याद रखने हैं। ए पॉलिनोमियल विच हैव डिग्री 2 इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट एमसीक्यू आपको इसी तरह याद रखने हैं आपको, ठीक है। बट ये भी ध्यान रखना, कुछ चीजें मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा। अब इसी एक ही चीज इस पे नहीं डिपेंड हो जाना कि सर यही वाला सेम आएगा। मैं 2 की जगह 3 लिख दूंगा तो वहां पे कुछ थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको खुद की भी यूज करनी है, ठीक है। नेक्स्ट, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, मैंने वहां लिखा था पहले में 2, अब यहां पे लिखा है डिग्री 3। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड एज क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ आ गया सबको। जिसकी डिग्री 2 होगी उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, जिसकी डिग्री 3 होगी उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, मैंने आपको पॉलिनोमियल बता दी कि क्या होगी, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक, अब x इज कॉल्ड एज वेरिएबल, x के जीरोस होंगे। अब सुनिए ध्यान से, जीरोस, सॉल्यूशन, रूट्स ऑल आर सेम, या वैल्यूज ऑफ x, ये सब के सब एक ही नाम है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना इससे। नेक्स्ट, द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखी हुई है मैंने। बोलते हैं इसका सम ऑफ द जीरोस कैसे निकालते हो। सम ऑफ द जीरोस हमें निकालने का फॉर्मूला सीखा था। सम ऑफ जीरोस निकालते हैं -b/a। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, एक और फॉर्मूला आप उस तरीके से भी लिख सकते हो, माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। बोथ द मीनिंग आर सेम। ठीक है, उससे कंफ्यूज मत होना कि वो अलग अलग है। आइदर यू हैव टू राइट -b/a, आइदर यू हैव टू राइट माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। बोथ द मीनिंग आर सेम। ठीक है, सो आई हैव टू राइट हियर -b/a व्हिच इज इजियर। ठीक है, क्वेश्चन को आसान करने की कोशिश करेंगे, ना कि मुश्किल की। नेक्स्ट, सम ऑफ जीरोस का कांसेप्ट समझ आ गया। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमने सम ऑफ जीरोस बताया, एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। द सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू -b/a एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज c/a। दैट इज आल्सो नोन एज कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, कांस्टेंट टर्म वो होती है जिसके साथ x नहीं लगा होता, इसका मतलब c डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। x² के साथ में a लगा है, तो इसलिए c/a इज द आंसर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? समझ आ रहा है? 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। द फर्स्ट इज द कौन सा, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी विच इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ए पॉलिनोमियल विच हैव डिग्री 3 इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। द थर्ड वन इज द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² plus bx plus c, that is always equals to minus time coefficient of x divided by coefficient of x²
और यू हैव टू से दैट माइनस बी अपॉन ए. ठीक है. नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू c अपॉन a. ठीक है, ये आप याद रखोगे. ये हो गया हमारे फर्स्ट 4 MCQ. चलिए, अब नेक्स्ट आ जाता है द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3. ठीक है, इसके जीरोस क्या होंगे? ठीक है जी, जीरोस निकालते हैं, पहले ट्राई करते हैं यहां पे. ठीक है, एक सेकेंड के लिए. जीरोस देखते हैं. पहले x के साथ स्क्वायर लगाए, 3 के साथ नहीं लगा, स्क्वायर और रूट लगा दिया. ठीक है, ये आपकी बुक में भी एक टी स्क्वायर माइनस 15 वाला क्वेश्चन है. ठीक है, अब a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला, a प्लस बी ए माइनस बी. देखो प्लस 13 वहां जाके माइनस 13 में कन्वर्ट हो जाएगा और माइनस 13 वहां जाके प्लस 13 में. तो द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 13 नहीं 3 है. सॉरी, क्या पता पेपर में 13 आ जाए, ध्यान रखना, हो सकता है बट आई एम नॉट श्योर. मुझसे निकल गया वैसे, देखते हैं. चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का क्या फैक्टर्स होंगे? क्या इसके जीरोस होंगे? फैक्टर्स बोलता है तो x प्लस रूट 3 और x माइनस रूट 3. ध्यान रखना, अगर वो आपसे फैक्टर्स की बात करता है तब आप ये लिखोगे, बट अगर वो आपसे बात करता है जीरोस की, किसकी? जीरोस की. मैं आपको फिर बता रहा हूं, जीरोस, सोल्यूशन और रूट्स, वैल्यूज ऑफ x, ये सब के सब एक ही नाम है. इससे कंफ्यूज मत हो जाइए कि ये अलग अलग है. ठीक है, बट अगर आपसे पूछता है व्हाट आर द जीरोस, तब आप बोलोगे x की वैल्यू माइनस रूट 3 और x की वैल्यू प्लस रूट 3 इज द जीरोस ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. डिग्री क्या होगी? डिग्री हमेशा वेरिएबल की देखी जाती है. किसकी देखी जाती है? वेरिएबल की देखी जाती है. अब वेरिएबल यहां पे x है, बट डिग्री कौन सी? हाईएस्ट डिग्री. डिग्री इज ऑल्सो कॉल्ड एज पावर. x की हाईएस्ट पावर 6 है और x की हाईएस्ट पावर 4 है, मतलब पावर 6 और पावर 4 है, बट द हाईएस्ट पावर इज 6. इट मींस द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 6. ठीक है, क्लियर हो गया. नेक्स्ट, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, कौन सी पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल तो लिखी नहीं है. ओके, ax प्लस बी, यहां पे मिस प्रिंट हुआ एक चीज. द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ax प्लस बी इज. ठीक है, इसका जीरो क्या होंगे? ठीक है, इट मींस आपको x की वैल्यू बतानी है, तो हम यहां पे लिखते हैं ax प्लस बी को जीरो के इक्वल, ax इक्वल्स टू माइनस बी, x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए इज द आंसर. ठीक है, क्लियर है, सबको दिख रहा है? तो x अगर बोलता है जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो ऐसे निकालेंगे, जीरोस 2 होते हैं, जीरो 1 होता है. ठीक है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस बी को जीरो को इक्वेट करोगे एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x दैट इज माइनस बी अपॉन ए. नेक्स्ट, अब द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, ये मैंने लास्ट टाइम पे भी शायद एमसीक्यू में पेपर में डाला था. द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, जिसकी डिग्री 4 होती है, आप सिंपल से उसको लिखना बाई क्वाड्रेटिक. बाई क्वाड्रेटिक. ठीक है, सिंपल. नेक्स्ट, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. डिग्री हमेशा वेरिएबल की होगी, वो क्या है? 2. ठीक है, क्लियर. द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसका प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होगा? मैंने आपको सिखाया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सी होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो भी हमने यहां पे डिस्कस की. बट प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस जो होता है वो c अपॉन a होता है, मतलब c इज कॉल्ड एज कांस्टेंट टर्म. बेटा कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं है, क्योंकि x स्क्वायर वाली टर्म है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वाली टर्म है और कोएफिशिएंट ऑफ x वाली टर्म है. कांस्टेंट टर्म जो है ही नहीं, जो टर्म ही नहीं हो उसकी वैल्यू 0. सिंपल से. ठीक है, याद रखिएगा, जो टर्म ही नहीं होगी उसका आंसर क्या होगा? 0 होगा. ठीक है, क्लियर. चलिए नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकता हूं, 11th क्वेश्चन. x और 18 का एलसीएम 36 है. ठीक है, x का और 18 का एलसीएम जो है विच इज 36. तो बताइए, और उसके साथ साथ क्या बोलता है? HCF जो है 80x और 18 का वो 2 है, तो x की वैल्यू क्या होगी? हमने यहां पे पढ़ा था, ये एक क्वेश्चन आपकी बुक में ये था. ठीक है, ये मैंने नेक्स्ट इस वजह से लिखना पड़ा मुझे, अदरवाइज ये मैंने लिखना नहीं था. आपको क्वेश्चन में दिया था HCF दिया 306 और 657 का 9, एलसीएम फाइंड करो. देखो, हमें ये पता है कि एलसीएम को और HCF को मल्टीप्लाई करें अगर हम, तो वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल होता है. प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल होता है. ठीक है, यही पढ़ा हमने, यही रूल पढ़ा था.
प्रोडक्ट ऑफ, कौन सा क्वेश्चन था, एलसीएम इन दो नंबर का, मतलब कौन से नंबर, एलसीएम क्या दिया यहां पे 36, एचसीएफ कितना दिया है 2, विच आर टू नंबर्स x एंड 18, ठीक है। इसको 18 को यहां पे डिवाइड करोगे, 18 टू द 36, 2 टू द 4, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, ठीक है। क्लियर हो गया, कोई मुश्किल किसी के लिए? तो इसी तरह से एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए, ये कमेंट्स में आप आंसर लिखोगे क्योंकि आपकी बुक में भी है, और सभी के सभी बिना देखे करेंगे, ठीक है। बुक्स पे, कॉपीज पे आंसर कोई नहीं चेक करेगा, सभी के सभी बिना देखे कमेंट्स में आंसर लिखोगे और मैं चेक करूंगा किस बच्चे ने ये वीडियो पढ़ी है, और ताकि मुझे ये पता चलेगा कौन बच्चा अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है फॉर देयर टर्म 1 एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिया फर्स्ट 12 में से 12th वाला होमवर्क के लिए, आपने क्या लिखना है सर, क्वेश्चन नंबर 12 आंसर नंबर दिस, ठीक है। आपने सेम मल्टीप्लाई करना है, 306 इंटू 657, 9 मल्टीप्लाइड विथ एलसीएम, जैसे मैंने ये किया, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चन सुनिए, अब आ जाते हैं, ये था रियल नंबर के, ये दो रियल नंबर के थे, ऊपर वाले जो थे पॉलिनोमियल के थे, पॉलिनोमियल के ज्यादा क्वेश्चन बनते थे इसलिए मैंने इसको ज्यादा किया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कौन से, लीनियर इक्वेशन का। इफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस एंड दिस आर इंटरसेक्टिंग लाइन, बेटा इंटरसेक्टिंग लाइंस तभी होती है जब a1 अपॉन a2 जो होता है b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होता है, उसी को बोलते हैं। तो यहां पे लिखेंगे हम a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ठीक है। ये सब आपने पढ़ा क्योंकि आपकी बुक में भी लिखा हुआ है ये तीनों पैरेलल, इंटरसेक्टिंग और कोइंसाइड लाइंस, ठीक है। आगे बाकी वाले भी होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन से भी होंगी, याद रखिएगा। a1 अपॉन a2 मतलब कोफिशिएंट ऑफ x इज नॉट इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ y, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इक्वल्स टू 0, बेटा जब भी y की वैल्यू 0 होगी तो x एक्सिस के ऊपर ग्राफ बनता है, जब भी x की वैल्यू 0 होगी तब y एक्सिस के ऊपर ग्राफ बनता है, तो यहां पे लिखते हैं हम x एक्सिस के ऊपर ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x इक्वल्स टू 7, मान लो ये वैल्यूज है, ठीक है, ये ग्राफ है, x की वैल्यू 7 यहां पे मान लेते हैं, ठीक है। ये एक लाइन आएगी, तो x की जो लाइन होगी विच इज पैरेलल टू y एक्सिस होगी, तो हम ये बोलेंगे पैरेलल टू y एक्सिस। ये याद कर लीजिएगा, अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपको पेपर में लिख दे तो मैं y इक्वल्स टू 7, आप लिखोगे विच इज पैरेलल टू द x एक्सिस, ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस आर, ये क्या होंगे, चलिए चेक करते हैं। अब इरेज कर दें, किसको इरेज करते हैं, यहां पे इरेज करते हैं क्योंकि जगह कम है, उस वजह से थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। चलिए, कौन सी इक्वेशन है ये, x का कोफिशिएंट 1, इसमें x का कोफिशिएंट 2, ओके, y का कोफिशिएंट 2, इसमें y का कोफिशिएंट 4, नेक्स्ट कांस्टेंट -4, इधर कांस्टेंट -3, -12, ठीक है। 4 माइनस माइनस कैंसिल, 4 1 द 4 3 द 2 1 द 2 2 द, और ये तो ऑलरेडी 1/2 है। जब a1 अपॉन a2 जो है, जब पहला दूसरा इक्वल होगा तब क्या होगा, क्या समझाया था आपको मैंने, याद करो और बताओ। जब a1 अपॉन a2 जो है वो इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के, तो क्या कौन सी लाइंस होती है, अभी मैंने आपको एक ही चीज बताई थी, जब भी a1 अपॉन a2 जो है b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होता है तब हम उस केस में उसको बोलते हैं कि दीज टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। जो मैंने आपको कहां बताई थी इंटरसेक्टिंग लाइंस, वो ये वाली बताई थी, ठीक है। और जब a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल होगा तो क्या बोलते हैं उसको, नई चीज बता रहा हूं मैं, विच आर पैरेलल, क्या होते हैं वो, पैरेलल, ठीक है। दो चीजें बता दी मैंने, इंटरसेक्टिंग का कॉन्सेप्ट भी समझा दिया आपको, पैरेलल का भी बता दिया। नेक्स्ट, ठीक है, अब देखो मैंने इंटरसेक्ट में बताया था पहला दूसरा इक्वल नहीं होता है, पैरेलल में बता रहा हूं मैं पहला दूसरा इक्वल होता है बट थर्ड आर नॉट इक्वल होता है, ठीक है। थर्ड वाला इक्वल नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये भी 1/2 और ये भी 1/2, यहां पे क्या आ रहा है 1/3, इसलिए नॉट इक्वल होता है। अब कि अगर तीनों के तीनों अगर इक्वल हो तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकता हूं, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स इज, बेटा सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, ठीक है। कोई मुश्किल किसी के लिए, कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा जो भी आपका कमेंट होगा मैं उसको उसी टाइम आपको रिवर्ट कर दूंगा, ठीक है।
देख लो पहले, अभी भी अगर आपको किसी को कोई डाउट है या कुछ पढ़ लो, ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है, ठीक है, ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 18। चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18 तक, ठीक है। चलिए जी, ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। क्या है क्वेश्चन? बोलता है डिफाइन मीडियन एंड इट्स फॉर्मूला। मीन मीडियन मोड का कॉन्सेप्ट सुना है हमने, बट डिफाइन में क्या देता है? डिफाइन मीडियन एंड इट्स फॉर्मूला। अब देखो मीडियन की डिफाइन क्या है, सुन लेना ध्यान से। मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएट। मीडियन एक ऐसी वैल्यू होती है पूरे वेरिएट की या डाटा की, जो डाटा को दो हिस्सों में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। आप ये कह सकते हो, यहां पे लिखता हूं मैं, मीडियन इज दैट वैल्यू of the variate, variate, variate which divides the data into two equal parts, और उसका फॉर्मूला, उन्होंने बोला फॉर्मूला क्या है? आप लिखोगे मीडियन L प्लस N बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ, इसको ऐसे ब्रैकेट में इनटू आई, ठीक है। याद रखोगे मीडियन इक्वल्स टू L प्लस N बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इनटू आई, ठीक है। ये हो गया मीडियन का डिफाइन, और क्या होगा उसके साथ? उसका फॉर्मूला। नेक्स्ट क्या है? रेंज। हाउ टू फाइंड द रेंज? रेंज को निकालने का एक ही तरीका है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया है 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश नहीं, ई नॉट। ई नॉट का फॉर्मूला क्या सीखा हमने? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो 1 माइनस 0.4 इक्वल्स टू 0.6, क्योंकि 6 और 4 क्या होते हैं? 10, ठीक है, समझ आ गया? क्लियर है? पक्का? ए डाइस इज थ्रोन वंस, अगर एक डाइस थ्रो करते हैं एक बार, तो सैंपल स्पेस क्या होती है? 1 2 3 4 5 6। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोलता है? आगे बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सम ऑफ 2 एंड 4। 2 और 4 का जो प्रोबेबिलिटी आएगा, व्हाट आर देयर सम, ठीक है। पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 होगा क्या? 1/6, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 क्या होगा? 1/6, क्योंकि 2 भी एक बार है आउट ऑफ 6 and 4 is only contained only one times out of 6, and what are their sum? 1/6, 1/6, that is equals to 2/6, that is also equals to 1/3, ठीक है। 2 1 the 2 3 the, so 1/3 is the answer, ठीक, क्लियर हो गया। वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं हम इसमें, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मान लो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। ये a के पॉइंट मान लिए, ये b के पॉइंट मान लिए। कैसे सीखा था हमने? x2 माइनस x1 मतलब 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 p का होल स्क्वायर, यही सीखा है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जो इसका डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है? 5, ठीक है। स्क्वायरिंग 4 में से 1 गए, -3 का स्क्वायर, 0 में से p जाएंगे, -p का स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, स्क्वायर रूट हट गया, बट 5 का स्क्वायर क्या बन गया? 25। 3 का स्क्वायर 9, p स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 25, p स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 9 दैट इज इक्वल्स टू 16। इफ द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर इज 16, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ p इज 4, ना कि प्लस माइनस 4। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, इट मीन्स द आंसर, द वैल्यू ऑफ p इज 4, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 चल रहे हम। सीकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन आ गया, वेरी गुड। सीकेंट स्क्वायर थीटा हमने फॉर्मूला सीखा था, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 होता है। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 के इक्वल। बट आपसे पूछा गया व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होगा? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया? सीकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। याद रखिएगा तीनों फॉर्मूले, पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, दूसरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, एंड द लास्ट वन इज
सीकेंड्स के थीटा माइनस टेंस के थीटा अगर 1 के इक्वल होता है, सो सीकेंड्स के थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेंस के थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, याद रखिएगा। लास्ट में एक चीज पूछूंगा, ध्यान रखना अभी। नेक्स्ट 25th क्वेश्चन, every composite numbers are those numbers which have more than two factors. Prime numbers are those numbers which have only two factors बोल सकते हो, ठीक है, 1 and itself. Every composite number can be expressed as a product of prime numbers, या primes लिख दो। जैसे 6 for example, 6 is a composite number and their factor are 2 and 3. 2 and 3 are the prime numbers. So every composite number can be expressed as a product of prime number. ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x equals to 2 is the root of the quadratic equation। मतलब रूट मतलब x की वैल्यू है। अब यहां पे वैल्यू पुट करते हैं और वी गेट द वैल्यू ऑफ k आल्सो। 3 एज इट इज, x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस k इंटू एक्स मतलब 2 माइनस 2 एज इट इज। 3 2 to the 4 minus 2k minus 2 equals to 0. 3 4 the 12 minus 2k minus 2 equals to 12 में से 2 जाएंगे, 10 minus 2k equals to minus 2k equals to minus 10. It means the value of k is 5. 2 के साथ डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27th, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैनॉट हैपन इज, जो नहीं आ सकती है वो तो 0 होती है, क्या होगी, 0, एंड सच इवेंट इज नोन एज इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट जो हो सकती है वो 1 होगी, विच इज कॉल्ड एज और नोन एज पॉसिबल इवेंट। ठीक है, समझ आ गया, कोई मुश्किल किसी को? राइट द फॉर्मूला ऑफ द, क्या फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला लिखना है, क्लास मार्क का फॉर्मूला लिखना है। क्लास मार्क कैसे निकालते हो, CI से रिप्रेजेंट करते हैं। निकालते कैसे क्लास मार्क को, लोअर टर्म प्लस अपर टर्म डिवाइडेड बाय 2, याद है सबको? ठीक है, एक सेकंड के लिए, ठीक है, यहां पे लिख देते हैं, या अपर टर्म अपर प्लस लोअर डिवाइडेड बाय 2 करके भी लिखते हैं। ठीक है, जैसे मर्जी बोल सकते हो इसको। ठीक, नेक्स्ट, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में d की वैल्यू, d क्या होता है, अगर आपसे मैं पूछ लूं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ d, तो d का फॉर्मूला क्या होगा, b² - 4ac। ठीक है, ध्यान रखिए, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी हुई तो 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। अगर d की वैल्यू 0 से लेसर हुई तो नो रियल रूट्स। तीनों बातें बता रहा हूं मैं आपको, एक MCQ पूछा है बट आप तीनों ध्यान रखिएगा। d की वैल्यू, इफ द वैल्यू ऑफ d इज ग्रेटर देन 0, 2 distinct real roots. If the value of d is less than 0, 2 no real roots. ठीक है, वो रूट की वैल्यू नेगेटिव में आ जाए तो फिर हमारे no real roots. But if the value of d is equals to 0, it means 2 equal real roots. ठीक है, क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, इफ 2k 3 और 4k + 1 आर इन AP, तो k की वैल्यू क्या होगी? अगर ये AP है, इट मींस देयर कॉमन डिफरेंस इज सेम। तो कॉमन डिफरेंस सेम होने का मतलब मैं कह सकता हूं ये A1 होगा, ये A2 होगा और ये A3 होगा। हाउ टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस? हम बोलते हैं A2 - A1 जो होता है वो किसके इक्वल होगा, A3 - A2 के इक्वल। क्यों? अगर गिवन में बोला गया ये AP है, इट मींस देयर कॉमन डिफरेंस इज सेम। तो A2 - A1 3 - 2k, A3 - A2 मतलब 4k + 1 = -3। 3 माइनस 2k यहां पे रखो, प्लस 4k यहां पे लाया, -4k, 3 में से बन जाएंगे -2, प्लस 3 यहां पे जाएगा तो -3 बन जाएगा। -6k और -5, k की वैल्यू 5/6, 6/5 मत कर देना जिससे आपका सारा क्वेश्चन जो है गलत हो जाए। ठीक है, दैट इज द आंसर। ये रहे हमारे कुछ 31 मार्क आंसर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी हेल्पफुल है आपके टर्म 1 के एग्जाम के लिए, स्कूल के एग्जाम के लिए। और इनमें से कोई ऐसा पार्ट होगा जैसे कि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, इसलिए मैंने ये यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, सो अब आप मुझे बताओगे आपको 30 में से कितने आते थे। ठीक है, सो राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन पार्ट। ठीक है, सो ओके, थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।